एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का रुक जाना नहीं परीक्षा वर्ष ईयर 2026 के लिए यहाँ पर पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जाएगा। और आप सभी छात्र जानते हैं कि ये जो सेट पेपर बता रहा हूँ ये सेकंड नंबर का सेट पेपर है। जैसा कि फर्स्ट जो सेट पेपर है चैनल पर मैंने डाल दिया है, और आपका जो ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर होगा 4 जुलाई को पेपर होगा, तो ध्यान से आपको पेपर को देखना है। अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो हमारे फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको पेपर देखना है और अच्छे से प्रश्नों को याद करना है, जिससे कि एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। बिना देर किए आइए शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन से, जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने सभी प्रश्न आ चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को मैं 4 से 5 सेट पेपर बताऊंगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम में उन 4 से 5 सेट पेपर से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप सही विकल्प वाले क्वेश्चन सबसे पहले देख पा रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। प्यारे विद्यार्थियों, वह आंसर आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राप्तियाँ लेस देन भुगतान जो होता है चालू खाते में घाटा होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राप्तियाँ लेस देन भुगतान। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों को कितने खातों में बांटा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 खातों में। ठीक है, तो 2 खाते आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करना रहेगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन याद करते हैं तो पूरा पेपर देखकर ही जाइएगा, है ना। योजनागत उपभोग का मूल्य है, तो योजनागत उपभोग का मूल्य जो होगा वो प्रत्याशित उपभोग होगा। यहाँ पर आपको लिखना है प्रत्याशित उपभोग। सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या होता है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो सूत्र होता है समकोण त्रिभुज एस बटे समकोण त्रिभुज वाई, ये क्या होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र हो जाएगा। ये आपको करेक्ट करना है। अगला है कि उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या होता है। तो उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण जो निर्धारक होता है वह निबल आई होता है। क्या होता है, निबल आई। निम्न में से प्रति इकाई बचत क्या होगा, तो इसमें आपको प्रति इकाई बचत के रूप में APS करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप सभी छात्र जानते हैं कि आपके लिए ही प्रयास और मेहनत लगातार मैं करूंगा। बिल्कुल आप सभी निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि मैं आपको इसी प्रकार हेल्प परीक्षा में करता रहूं। अनादिमान वक्र का ढाल होता है, तो अनादिमान वक्र का जो ढाल होता है वो कैसा होता है, इसमें आपको लिखना है ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ पर आप ऋणात्मक लिखेंगे। कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो उसे सीमांत उपयोगिता बोला जाता है। तो दूसरे में आपको लिखना रहेगा सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता विल बी करेक्ट आंसर। उत्पादन फलन आगतो एवं निर्गत में संबंध बताता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा निर्गत। कुल लागत बराबर क्या होता है, कुल लागत बराबर होता है औसत लागत मल्टीप्लाई मात्रा। इसमें आपको लिखना है औसत लागत मल्टीप्लाई मात्रा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र का होता है, तो इसमें आपको क्या बताना है, लोचदार होता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा लोचदार। यहाँ पर ES बराबर 20/30 मल्टीप्लाई 800/200। निम्न समीकरण में पूर्ति की लोच कितनी होगी, तो पूर्ति की लोच हो जाएगी 2.67। तो ये आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद यहाँ से कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सत्य वाले क्वेश्चन हैं। उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं, तो ये गलत होगा। जब सीमांत लागत 0 होती है तब कुल लागत न्यूनतम होती है, ये भी गलत है। पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो ये गलत होगा। मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम होती है, ये सत्य लिखना है। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है, ये सत्य है। श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद बराबर सीमांत लागत मल्टीप्लाई श्रम का सीमांत उत्पाद है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट जरूर लें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन याद करते हैं तो बिल्कुल आप पूरा पेपर देखकर ही जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद में आपको मिलाना रहेगा GDP माइनस मूल्यत रहस्य। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपका हो जाएगा GDP प्लस NFIA।
शुद्ध घरेलू उत्पाद में आपका आंसर हो जाएगा एनडीपी प्लस मूल्यित राशि। निबल निवेश में मिलाना रहेगा आपको सकल निवेश माइनस मूल्यित राशि से। अवमूल्यन में आपको मिलाना रहेगा मुद्रा के मूल्य में कमी। राजकोषीय घाटा में आपका सही आंसर हो जाएगा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। और प्राथमिक घाटे का जो सूत्र होता है राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज अदायगियाँ। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, क्योंकि 100% मोस्ट वाले क्वेश्चन ही मैं बता सकता हूँ। और बिल्कुल आपसे मेरा यही कहना है कि आप किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में मत रहना। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसमें आपको लिखना रहेगा रेगनार फ्रिश। कौन थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रेगनार फ्रिश। अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? तो अवसर लागत का अन्य नाम हो जाएगा स्थानांतरण आय। क्या हो जाएगा? इसमें आपको लिखना है स्थानांतरण आय। अगला है चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं? तो इसमें आपको लिखना है प्रतिस्थापन। कैसी वस्तुएं हैं? चाय और कॉफ़ी प्रतिस्थापन। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यहाँ पर आपको लिखना है शून्य। विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य करता है? तो ये करता है माध्यमिक कार्य। तो इसमें आपको लिखना है माध्यमिक कार्य। बैंक दर में परिवर्तन कौन करता है? तो बैंक दर में परिवर्तन करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजस्व घाटे का सूत्र क्या होता है? राजस्व घाटा बराबर होता है कुल राजस्व व्यय। यहाँ पर लिखना है कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ, उपयोगिता फलन का सूत्र क्या है? ठीक है, और इसके बाद देखिएगा गिफिन वस्तुओं का अर्थ एवं कोई 2 उदाहरण। उपयोगिता के गणनावाचक विश्लेषण का अर्थ समझाइए। उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का अर्थ समझाइए। तो इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा और बिल्कुल आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे अपनी फेयर कॉपी से, क्योंकि बिल्कुल आपने फेयर कॉपी बनाई होगी। तो सभी स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे से पढ़ें और अच्छे से प्रयास मेहनत करें, है ना। और जो भी हुआ है स्कूल में, यानी कि आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, इसी कारण से आप फेल हुए थे। फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में भी फेल हो गए। अब ये 3rd नंबर का लास्ट ऑप्शन है आपके पास, इसके बाद कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। इसलिए आपसे मेरा यही कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। हालांकि मेरे द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन्हें भी आप पढ़ कर जाएँ। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि IMP क्वेश्चन बताता रहूँगा आपको, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर आप किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में पढ़ेंगे तो भाई साहब नुकसान आपका होगा। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा था कि जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन पढ़ें। हालांकि मेरे द्वारा 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डाले जाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।